जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3364 से 3366। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। यदि येज़िविन ने वास्तव में स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कदम रखा था, तो उसे मारने के लिए इतनी परेशानी से गुजरने की आवश्यकता क्यों होगी? वह क्या कर सकता था? इसलिए उनकी राय में ये केवल बकवास था। ग्रीष्मकालीन कीड़े बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकते, येज़िविन ने व्यंग्य किया। सम्राट गॉड रूई मूल रूप से उनके मेल के नहीं थे। अब तो वह उनका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य भी नहीं रह गया था। सम्राट गॉड रूई ने ठंडी आवाज में कहा। एक पल में उसके शरीर में झिलमिलाहट हुई और वह येज़िविन के सामने आ गया। उसके शरीर से असीम कानून उड़ गए और एक भयानक विशाल हाथ में तब्दील हो गए जो येज़िविन पर टूट पड़े। येज़िविन ने लापरवाही से अपनी उंगली उठाए और भयानक विशाल हाथ को राख में बदल दिया। येज़िविन के शरीर पर एक भी बाल को चोट नहीं पहुंची। क्या सम्राट गॉड रूई ये एक और हमला शुरू करने वाले थे, लेकिन ये देखकर हैरान रह गए कि उनके हमले को येज़िविन ने लापरवाही से नष्ट कर दिया था। ये हमले की प्रस्तावना थी और इसका असर अगले हमले पर पड़ेगा। वह चौंका कैसे नहीं। उसने अपने पैर की नोक से शून्य को थपथपाया और उसकी आकृति अचानक उसके पीछे उड़ गई। जैसे ही वह वापस उड़ने वाला था, उसने खाली जगह में एक चाकू से वार करते देखा। यहाँ तक कि फॉर्चून हेवनली पैलेस जैसी जगह में भी एक काली शून्य दरार दिखाई दी। इसके अलावा ये सिर्फ एक साधारण हाथ का टुकड़ा था, जिससे पता चला कि हमले की शक्ति कितनी भयानक थी। थम्प थम्प थम्प। सम्राट गॉड रूई ही, जो जमीन पर उतरे थे, अंततः रुकने से पहले कुछ कदम उठाए। उस पल वह अभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर सकता था। यदि वह थोड़ा धीमा होता तो हाथ के ब्लेड से उसके दो टुकड़े हो जाते। येज़िविन वास्तव में हमेशा की तरह भयानक और अथाह था। यदि नहीं, तो उसने सहन करना और विदेशी प्राणियों द्वारा उसे मारने का इंतजार करना नहीं चुना होता। उसने खुद ही ऐसा किया होगा। हालांकि वह केवल एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ। आखिरकार वह अपनी वर्तमान खेती और स्थिति को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था और कई परीक्षणों और कष्टों से गुजरा था। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बजना। इस समय एक जैस्पर तलवार आकाश में लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक क्षितिज को विभाजित कर येज़िविन की ओर बढ़ने वाला था। चरम संप्रभु लॉर्ड के हमले की ताकत आश्चर्यजनक थी। यदि येज़िविन की बाधा और मैट्रिक्स ने इसे इस आयामी विमान में बंद नहीं किया होता, तो इतने बड़े आंदोलन ने सभी को चिंतित कर दिया होता। और उसके सामने येज़िविन के शरीर पर सभी प्रकार की अजीब घटनाएं दिखाई दी। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट, सभी प्रकार के जादुई हथियार, वे सभी एक फ्लैश में दिखाई दिए, सभी उसकी मार्शल आर्ट की दुनिया में। अब केवल येज़िविन का हमशक्ल ही मौजूद था। बेशक उसके लिए उन दाव उपकरणों को अपने पास रखना असंभव था। हालांकि उनके वर्तमान दायरे में कोई अंतर नहीं था। वह लॉर्ड टेलिस्मैन को बड़ी शक्ति के साथ एक मार्शल उपकरण में बदल सकता था। हालांकि उसके पास बहुत सारे दाव उपकरण नहीं थे, फिर भी वह उनका उपयोग कर सकता था, क्योंकि उसने पहले ही इसे एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक में बदल दिया था। बूम! एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ ज़ेड तलवार सर्वोच्च गुप्त तकनीक से टकरा गई। हुआ ला ला ला। सभी दिशाओं में भयानक उन्माद फैल गया। येज़िविन की सर्वोच्च गुप्त तकनीक ताओवादी उपकरण के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रही थी, लेकिन वह नुकसान में नहीं था। एक गुप्त तकनीक से मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम्राट गॉड रूई दहाड़ते हुए आकाश में उड़ गए। फिर वह एक विशाल अजगर में बदल गया और येज़िविन की ओर झपटा। येज़िविन के पास कोई दाव हथियार नहीं था, न ही उसके पास कोई भौतिक शरीर था। लेकिन इन गुप्त तकनीकों के साथ उन्होंने सम्राट गॉड रूई का सामना किया और इस मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह अपने मूल शरीर में नहीं था। इस कारण वह कुछ दिव्य गुरु तकनीकों का उपयोग नहीं कर सका। लेकिन फिर भी ये सम्राट गॉड रूई के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त था। पिंग पिंग पिंग।
दोनों के बीच युद्ध बेहद तेज था। एक पल में उन्होंने सैकड़ों और हजारों वार किए। ये ज़िवेन धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रही थी। हालांकि उनके पास कोई दाव हथियार नहीं था और अधिकांश समय वे नुकसान में रहते थे, और भौतिक शरीर के बिना उनका साधना क्षेत्र सम्राट गॉड रूई की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था। यही मूल कारण था कि वह बढ़त हासिल करने में सफल रहा। जब ये शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई, तो उन दोनों के बीच लड़ाई से लगने वाली झटके बहुत छोटी हो गई। यह ऐसा था मानो बिना किसी सच्ची क्यूई के दो लोग लड़ रहे हों, और वे पहले संपर्क में ही गिर जाएंगे। चालों के बीच परिवर्तन अत्यंत त्वरित थे। सम्राट गॉड रूई के हाथ की लंबी तलवार ने हजारों तलवार तकनीकों को नष्ट कर दिया। ये ज़िवेन केवल एक रहस्यमय गुप्त कौशल के साथ सम्राट गॉड रूई से लड़ने में सक्षम होने का कारण ये था कि वह सम्राट गॉड रूई को बहुत जल्दी दबाने में सक्षम था। पुनर्जन्म के 6 रास्ते। ये ज़िवेन ने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों का उपयोग करना जारी रखा। आपसी दमन की लंबी अवधि के बाद दोनों पक्ष अब संतुलन बनाए नहीं रख सके। ये ज़िवेन की पुनर्जन्म के 6 पथ मुट्ठी एक भयानक दिव्य प्रकाश से चमक उठी। सभी प्रकार की गुप्त तकनीकें और मार्शल आर्ट उसके शरीर से बारिश की तरह गिर गईं। लेकिन बारिश बहुत खास थी। वे सभी कानूनों के टुकड़े थे। वे बारिश की तरह बिखर गए, और जब वे सीमाओं और सरणियों से टकराए तो गगनभेदी धमाके की आवाजें आने लगीं। पफ! सम्राट गॉड रूई लगातार पीछे हटते गए। मुक्के के बल से वह घायल हो गया और उड़ गया। वह पलटवार करना चाहता था, लेकिन भारी ताकत उसके पूरे शरीर में घुस गई, जिससे उसके लिए पीछे मुड़ना असंभव हो गया। इस समय ये ज़िवेन के चारों ओर सभी प्रकार की गड़गड़ाहट और बिजली गरज रही थी। बिजली की रोशनी और भी चकाचौंध थी। महान दाव ने आकाश को भर दिया। भयानक युद्ध शक्ति से भर गया, जो कि शिखर सम्राट गॉड रूई से भी आगे निकल गया। ये ज़िवेन ने सम्राट गॉड रूई को रणनीतिक रूप से नीची दृष्टि से देखा और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हकीकत में वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह अपनी पूरी ताकत से लड़े। पिंग! ये ज़िवेन ने अपने पैर पटक दिए। जब वह सम्राट गॉड रूई का पीछा कर रहा था तो उसका पूरा शरीर एक उल्का की तरह था। फिर उसने आकाश में मुक्का मारा और ब्रह्मांड को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तारों की रोशनी खिली और फिर बुझ गई। ये जन्म से मृत्यु तक महान दाव के खिलते हुए फूल की तरह था। ये ग्रेट दाव के उल्कापिंड पैटर्न के अनुरूप था। जैसे ही उसने सम्राट गॉड रूई की ओर मुक्का मारा, ये ज़िवेन के चारों ओर गड़गड़ाहट और बिजली की गड़गड़ाहट उसकी मुट्ठी में लिपट गई। हताशा के एक क्षण में सम्राट गॉड रूई ने मुंह से खून उगल दिया। अचानक उसे आकाश में प्रकाश बिखरता हुआ महसूस हुआ। रक्तसार ज़ैड आभा के एक टुकड़े में बदल गया था। यह ज़ैड आभा ये ज़िवेन की ओर बढ़ते हुए अकल्पनीय शक्ति लेकर आई। पिंग! गड़गड़ाहट और ज़ैड आभा की जोरदार टक्कर हुई। ये चरम सम्राट देवताओं के बीच अंतिम संघर्ष था। कोई चाल या साजिश नहीं थी, केवल एक गर्म खूनी झड़प थी। साथ ही ये किसी के अपने महान दावपथ का प्रदर्शन भी था। एकदम से खून निकल पड़ा। ये ज़िवेन की मुट्ठी ने ज़ैड क्यूई को तोड़ दिया था और सम्राट गॉड रूई के शरीर पर जा गिरा था। हड्डियों के टुकड़े उड़ गए और खून बिखर गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे कोई फूल खिल गया हो और सम्राट गॉड रूई का शरीर लगभग फट गया हो। उसका अत्याचारी भौतिक शरीर, उसके नामशास्त्रीय कानून और उसका महान दाव उसे हमले से नहीं बचा सके। उसने वहीं पर एक और खून उगल दिया। पूरा दृश्य बेहद दुखद लग रहा था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। उसी समय विभिन्न नामात्र कैदियों को शून्य में अंकित किया गया था। विशेष रूप से सम्राट गॉड रूई की ज़ैड आभा से भरा आकाश ये ज़िवेन के मुक्के से बिखर गया था। महान दाव के सीधे मुकाबले में वह बहुत कमजोर था। उनके और ये ज़िवेन के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ये कैसे हो सकता है? सम्राट गॉड रूई ने जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे महल की जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ मानो टूटकर बिखर गया हो। वह अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। उसे बहुत अजीब लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन उससे इतनी ताकतवर होगी।
वे दोनों चरम सम्राट देवता थे, लेकिन वह उनके बीच इतना बड़ा अंतर होने की कल्पना नहीं कर सका। विशेषकर अब जब ये जिवेन ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने किसी भी तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने किसी दाव उपकरण का भी उपयोग नहीं किया था। असंभव। मैं सम्राट ईश्वर क्षेत्र का शिखर हूं। कोई मुझसे कैसे आगे निकल सकता है? सम्राट गॉड रूई का चेहरा अविश्वास से भरा था। सम्राट ईश्वर क्षेत्र में वह लगभग अजेय था। वह सचमुच चरम पर पहुंच गया था। हालांकि खुद को इस क्षेत्र का शिखर मानना उनके लिए थोड़ा अहंकारपूर्ण था, लेकिन वे वास्तव में ऐसा करने के लिए योग्य थे। वह ये भी कह सकता है कि अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय भगवान ने स्वर्गीय भगवान क्लेश को आकर्षित करने से पहले उनके बीच का अंतर शायद समान था। भले ही स्पेस टाइम हेवनली लॉर्ड उस समय थोड़ा अधिक शक्तिशाली थे, उनके लिए ऐसा परिणाम प्राप्त करना असंभव था। आप शिखर पर हैं। आपको अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये जिवेन, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से इस चरण का अनुभव किया था, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। यदि कोई कहे कि वह शिखर था, तो ये तभी संभव होगा जब वह उसी दायरे में पहुंच गया हो। सम्राट गॉड रूई युद्ध सम्राट के समान प्रतीत होते थे। हालांकि वास्तव में वह अभी भी चरम पर नहीं था। भले ही वह वास्तव में लड़ता हो, फिर भी वह युद्ध सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता है। कभी कभी कौशल केवल एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते थे। युद्ध सम्राट के पास बहुत अधिक अनुभव था। यहां तक कि उसी क्षेत्र के स्वर्गीय स्वामी भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हर कोई ये जिवेन जितना अजीब नहीं था, जो इलेक्ट्रिक लॉर्ड की तरह मौत से बचने में कामयाब रहा था। ये जिवेन ने व्यंग्य किया और अपना पैर नीचे कर दिया। यह ऐसा था मानो दुनिया की सारी शक्ति इस पैर में सिमट गई हो, और यह सीधे सम्राट गॉड रूई के शरीर पर आ गिरी। पिंग। सम्राट गॉड रूई ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसका शरीर अचानक जोर से कांपा और फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। फॉर्च्यून का पूरा स्वर्गीय महल जोर से हिल गया। यदि यह अवरोध और गठन नहीं होता, तो फॉर्च्यून का पूरा स्वर्गीय महल प्रभावित होता और हर कोई चिंतित हो जाता। ये जिवेन ने भगवान सम्राट रूई के शरीर में प्रवेश किया, जिससे वह विघटित हो गया और उसकी मौलिक आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। धिक्कार है, मार्शल सम्राट, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सम्राट गॉड रूई ने दहाड़ लगाए और अपनी आत्मा की गहराई से प्रकाश मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। वह जगह तोड़कर भाग जाना चाहता था। वह अपने शरीर की कम परवाह नहीं कर सकता था। वह बता सकता था कि ये जिवेन निश्चित रूप से उसे मारने के लिए काफी मजबूत थी। अब और रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सम्राट गॉड रूई की आत्मा को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने इसे कुचल दिया। सर्वोच्च दिव्य सम्राट, जिसने कभी मध्य क्षेत्र की विशाल भूमि पर शासन किया था, बिना आवाज के यहां गिर गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? पेन तियान के शब्दों ने दोनों पक्षों के सैनिकों को भ्रमित कर दिया। सच तो यह है कि उन्हें पता ही नहीं था कि इस युद्ध का मूल कारण क्या था। ये सिर्फ इतना था कि ऊपर से दबाव की परतें थीं, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में भागने और फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वरिष्ठों के बीच वास्तव में क्या हुआ था। केवल ये जिवेन, जो गुड फॉर्च्यून हेवनली पैलेस से बाहर आया था, जानता था कि क्या हुआ था। क्विलिंग स्काई सुप्रीमेसी अकेली नहीं थी। उन्होंने दुनिया के सभी स्वर्गीय आदरणीयों का प्रतिनिधित्व किया। एक भी स्वर्गीय आदरणीय ऐसा नहीं था जो गुड फॉर्च्यून कुंजी के निर्माण के बाद पाई का एक टुकड़ा नहीं चाहता था। दुनिया के सभी साम्राज्यवासियों की यही महत्वाकांक्षा थी। यहीं से उनका आत्मविश्वास आया। ये जिवेन गुड फॉर्च्यून हेवनली वेनेरेबल्स जैसे हेवनली वेनेरेबल्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए वह अपनी वर्तमान साधना के साथ दुनिया के सभी स्वर्गीय आदरणीयों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के कई स्वर्गीय आदरणीयों को भी ऐसा ही महसूस हुआ।
क्या वे दुनिया के खिलाफ जाने की हिम्मत करेंगे? हो सकता है कि उन्हें दुनिया की चींटियों की परवाह न हो, लेकिन वे दुनिया के साम्राज्यों की अनदेखी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं? यह मत सोचो कि तुम यहाँ जो चाहो कर सकते हो। दक्षिणी त्यानजुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उनका शरीर आग की लपटों से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने दुनिया को चौंकाते हुए अपने नामशास्त्रीय नियम जारी किए थे। हा हा हा, पवित्र भगवान नान, हमें आखिरी बार मिले हुए कई साल हो गए हैं। अब आप इतने सख्त क्यों हैं? पेन तियानजुन जोर से हंसा। वह इतना जोर से हंसा कि वह झुक भी गया। यह एक उन्मत्त और रुग्ण हंसी थी। अंत में, आप बहुत लंबे समय तक एक राजकुमार की तरह रहे हैं। आप जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करते। अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं इसे आजमाने को तैयार होता। अगर मैं जीतता हूं, तो मैं जुआ खेलूंगा। स्वर्ग के नीचे अजेय। अगर मैं हार गया, तो क्या? ये जिवेन अवाक रह गए, बिना नहीं रह सके। ये पेन तियान किसके पक्ष में खड़ा है? या फिर उसे कोई गहरी नफरत है? हालांकि वह जानता है कि कोई समस्या होगी, फिर भी वह दक्षिणी त्यानजुन को ताना मारता है। दिलेर, स्वर्गीय आदरणीय नान अपने चेहरे पर स्पष्ट क्रोध के साथ दहाड़ने लगे। हे, पेन तियान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, बोलो, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? यदि तुम सहमत नहीं हो, तो अगली बार जब फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को घेर लिया जाएगा, तो वह मैं नहीं होऊंगा। पान तियान को स्वाभाविक रूप से इसके पीछे का कारण पता था। वह ये भी जानता था कि ऐसा करने से वह निश्चित रूप से फॉर्चून डिवाइन राजवंश के उन लोगों को नाराज कर देगा। लेकिन क्या करता? उसे कमजोर होने के लिए किसने कहा? चूंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, वह केवल हो सकता था दूसरों द्वारा भाले के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि यह मामला उनसे गहरा जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके पास ये सब जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय संप्रभु नान पेन तियान आदरणीय से क्रोधित थे। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, उसके शरीर से भयानक अग्नि में चमक निकलने लगी। एक पल में, वह पेन तियान वेनेरेट के सामने पहुंचा और हाथ में कृपाण लेकर नीचे गिर पड़ा। कृपाण क्यूई बड़ी और दिव्य प्रकाश टिमटिमाया। इस संसार में उससे अधिक देदीप्यमान कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर पेन तियानजुन को मात नहीं देनी थी। दक्षिण तियानजुन के खिलाफ लड़ते समय उनके शरीर से भयानक रोशनी निकल रही थी। जैसे ही दो दिव्य संप्रभुओं के बीच मारपीट हुई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सामान्य लोग जमीन पर दबे हुए थे, घुटनों के बल जमीन पर झुके हुए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे। दोनों ने जानबूझकर नीचे के सामान्य लोगों से परहेज किया। हालांकि उन्हें इन लोगों की परवाह नहीं थी, फिर भी वे उनके अधीनस्थ और उनकी ताकत थे। स्वाभाविक रूप से, वे बिना किसी कारण के अपनी लड़ाई के बाद उन्हें खोना नहीं चाहते थे। एक मौन समझौते पर पहुंचने के बाद, दोनों पक्ष तुरंत असीमित तारों वाले आकाश में चले गए। युद्ध का दृश्य देखने के लिए सभी ने अपने दिव्य नेत्र खोल दिए। उन दोनों ने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए और अनगिनत ग्रहों में विस्फोट हो गया। विस्फोट की ऊर्जा का उपयोग उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए किया। वे कानूनों को अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते थे, और फिर कानूनों को संशोधित किया गया। कानूनों के सभी प्रकार के अजीब संचालन पैटर्न सभी की आंखों के सामने आ गए। ऐसा दृश्य केवल साम्राज्यवादियों के बीच युद्ध में ही दिखाई देगा। यदि ये केवल साम्राज्यों के बीच की लड़ाई होती, तो चाहे कितना भी बड़ा पैमाना क्यों न हो, कानूनों को बदलना असंभव होता। ये केवल दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का परिणाम था। ये जिवेन के अलावा कोई भी लड़ाई के वास्तविक मूल को नहीं देख सका। दक्षिण तियानजुन के हमले के तहत, पान तियानजुन को कदम दर कदम पीछे हटते हुए कहा जा सकता है। यदि यह पेन तियान पैलेस की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया होता। दोनों पक्षों की ताकत एक नज़र में साफ नजर आ रही थी। पान तियानजुन की ताकत अभी भी ठीक नहीं हुई थी, और अपने चरम से बहुत दूर थी। दूसरी ओर, दक्षिण तियानजुन दुनिया के कुछ महाशक्तियों में से एक था। वह अत्यंत भयानक था। ताकत में अंतर बहुत स्पष्ट था। ये जिवेन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे।
इस समय उन्हें समझ में आया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तियानजुन एक क्षेत्र को क्यों दबा सकते हैं। सभी तियानजुन एक क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकते थे। कई तियानजुन में से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तियानजुन निस्संदेह फसल की मलाईदार थे। उनमें से एक की ताकत दूसरे तियानजुन को अपने शासन में दबाने के लिए पर्याप्त थी, और वे विदेशी तियानजुन के आक्रमण को भी रोक सकते थे। ऐसी ताकत को समझना बहुत मुश्किल होगा अगर किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा हो। इस समय पेन तियान तियानजुन के नेतृत्व को खोने के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना द्वारा विदेशी जीवनरूप सेना को तुरंत नष्ट कर दिया गया था। फॉर्चून हेवनली पैलेस के इन अभिजात वर्ग ने फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के अलावा, जो शहर से आगे बढ़ी थी, विदेशी जीवनरूप सेना को हरा दिया जिसने अचानक शहर पर आक्रमण किया था, और एक सांस में उन्होंने विदेशी जीवनरूप सेना को हरा दिया। पेन तियान तियानजुन का समर्थन खोने के बाद दोनों पक्षों के बीच ताकत का बड़ा अंतर अचानक सामने आया। पुची फॉर्चून गॉड राजवंश के एक पतले बूढ़े व्यक्ति के हाथों से एक विशाल विदेशी जीवनरूप को आधा फाड़ दिया गया था। इसकी आत्मा नष्ट होने से पहले इसके पास चीखने का भी समय नहीं था। ये बूढ़ा देखने में बेहद बूढ़ा लग रहा था, लेकिन वह बेहद डरावना था। वह अपने हाथ के एक झटके से इन शक्तिशाली विदेशी जीवों को नष्ट कर सकता था। और ऐसे एक दो बूढ़े नहीं थे। इसके विपरीत उनमें से बहुत सारे थे। बूढ़े और कमजोर दिखने वाले ये बूढ़े साथी पिछले लोगों की तुलना में अधिक क्रूर थे। वे अपने दाव को फाड़ सकते हैं, गॉड किंग्स को फाड़ सकते हैं, अर्ध सम्राटों को फाड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि सम्राट स्तर के जीवन रूपों को भी अपने हाथों से फाड़ सकते हैं। आखिरकार वे भी सम्राट स्तर के जीवन रूप थे। ये फॉर्चून गॉड राजवंश की सच्ची नींव थी। ये जिवेन ने ऐसे उन्माद का पालन किया और विदेशी जीवन रूपों के वध में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी ताकत का बहुत अधिक खुलासा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्चर्यजनक दक्षता के साथ विदेशी जीवों का वध कर दिया। उसने फॉर्चून गॉड कैपिटल की शहर की दीवारों तक विदेशी जीवन रूपों का पीछा किया, और फिर फॉर्चून गॉड कैपिटल से इन विदेशी जीवन रूपों का अनुसरण किया। फॉर्चून गॉड कैपिटल छोड़ने के बाद ये जिवेन अजेय थे। वह आसानी से विदेशी जीवनरूप सेना की रक्षा पंक्ति में घुस गया, और कोई भी उसे रोक नहीं सका। इस समय अनंत तारों वाले आकाश में दो अतुलनीय शक्तिशाली अस्तित्वों के बीच लड़ाई अंततः समाप्त हो गई थी। पेन तियान तियानजुन की पूरी रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई थी। भले ही उसने खुद को बचाने की कोशिश में कानूनों को उलट दिया था, फिर भी यह बेकार था। दक्षिण तियानजुन की कृपाण से उसका पूरा हाथ कट गया था। जहां घाव था, वहां प्रचंड लपटें जल रही थी। जब तक ये लपटें जलती रहीं, पेन तियान तियानजुन के लिए अपनी भुजाओं को फिर से विकसित करना असंभव होगा। इन लपटों से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। ये तियानजुन के लिए भी एक गंभीर चोट थी। जल्दी करो और अपने लोगों के साथ खो जाओ। ये हाथ फॉर्चून गॉड कैपिटल पर आक्रमण करने की कीमत होगी। दक्षिण तियानजुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी कृपाण म्यान में रख ली और पेन तियान तियानजुन का आगे कोई पीछा नहीं किया। जैसा कि पेन तियान तियानजुन ने कहा था, दक्षिण तियानजुन ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह दुनिया में सभी सम्राट स्तर के जीवन रूपों का प्रतिनिधित्व करता था। पेन तियान तियानजुन को मारना अन्य तियानजुन के साथ सौहार्दपूर्णता के सभी दिखावे को त्यागने के बराबर होगा। यहाँ तक कि फॉर्चून गॉड राजवंश में भी अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। हालांकि भले ही वह हुआंग शियाओलो को नहीं मार सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्गीय आदरणीय नान उसे आसानी से छोड़ देगा। ऐसा करना उसके लिए असंभव था। एक हाथ और एक भारी चोट वह कीमत थी जो पेन तियान तियानहुआंग को फॉर्चून गॉड राजवंश की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए चुकानी पड़ी। पेन तियान तियानजुन को स्वाभाविक रूप से दूसरे तियानजुन की ओर से परिणाम भुगतना पड़ा। हालांकि चूंकि उसने खुद को दिखाया था, यह अपरिहार्य था। दक्षिण तियानजुन को यह भी पता था कि पेन तियान तियानजुन को इस मामले से बहुत लाभ मिलेगा। कुछ बड़े शब्दों के साथ गर्म खून वाले युवाओं को धोखा देने के लिए यह पर्याप्त था, लेकिन पेन तियान तियानजुन जैसे शक्तिशाली पुराने एंटीक को धोखा देना असंभव था, जिसने एक बार पूरे डोमेन पर शासन किया था।
हे तुमने आज जो किया उसका बदला मैं तुम्हें भविष्य में अवश्य चुकाऊंगा, पेन तियान तियानजुन ने व्यंग्य किया। हालांकि यह वह कीमत थी जो उसे चुकानी पड़ी, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने खुद को त्याग देगा। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में अंकित कर लिया था। आइए उस दिन आने पर इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी गंभीरता से नहीं लिया था, अब तो छोड़ ही दीजिए। दक्षिण तियानजुन की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। उसने पान तियान तियानजुन की धमकी को दिल पर नहीं लिया। यह अब आपका युग नहीं है। ये कहने के बाद दक्षिण तियानजुन घूम गया और सीधे फॉर्चून गॉड कैपिटल में लौट आया। पेन तियान तियानजुन ने केवल उपहास किया और फिर तारों वाले आकाश में गायब हो गया। शुरुआत से अंत तक अन्य तियानजुन स्वर्गीय आदरणीय दिखाई नहीं दिए। इसके विपरीत उनके साथ आए विदेशी तियानजुन हेवनली वेनेरेबल्स भी नहीं आए। अंत में दोनों पक्षों ने सौहार्द के सभी दिखावे को छोड़ना नहीं चुना और अंतिम लड़ाई नहीं छिड़ी। फॉर्चून गॉड कैपिटल के समर्थन के साथ विदेशी तियानजुन हेवनली वेनेरेबल्स फॉर्चून गॉड कैपिटल में सेंध लगाने और फॉर्चून गॉड राजवंश के तियानजुन हेवनली वेनेरेबल्स को हराने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के तियानजुन स्वर्गीय आदरणीय शक्तिशाली थे, वे सौहार्द के सभी दिखावे को छोड़कर पेन तियान तियानजुन के पीछे तियानजुन स्वर्गीय आदरणीय के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही फॉर्चून गॉड कैपिटल को बड़ी क्षति हुई थी और फॉर्चून गॉड राजवंश की गरिमा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अकेला भेड़िया बनना इसके लायक नहीं था। हालांकि विदेशी तियानजुन हेवनली वेनेरेबल्स और फॉर्चून गॉड राजवंश के आम सैनिकों ने अंततः राहत की सांस ली। लाशों और खून के समंदर की ये दुर्वप्नपूर्ण लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई थी। इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई थी। लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गईं और खून नदियों की तरह बह गया। यह अज्ञात था कि कितने कुलीन लोग मारे गए थे। इसके अलावा लड़ाई अस्पष्ट थी। यह एक मिशन था जो उच्च अधिकारियों ने उन्हें सौंपा था और वे इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अतः जब युद्ध समाप्त होने की पुष्टि हो गई तो सभी ने एक ही समय में लड़ना बंद कर दिया और अलग अलग पीछे हट गए। विशेष रूप से विदेशी तियानजुन हेवनली वेनेरेबल्स की सेना। फॉर्चून गॉड द्वारा घिरे और नष्ट होने से बचने के लिए वे ट्रांसमिशन एरे में वापस भाग गए। राजवंश की सेना। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन एक पृथ्वी विध्वंसक युद्ध जिसने फॉर्चून डिवाइन राजवंश को घेर लिया था, जलवायु परिवर्तन के विपरीत समाप्त हो गया था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश को घेरने वाले अधिकांश विदेशी जीव जीवित पीछे हट गए थे और उनमें से सभी नष्ट नहीं हुए थे। ये पहले से ही हर किसी की उम्मीदों से परे था। फिर स्वर्गीय आदरणीयों के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। शीर्ष विशेषज्ञों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लड़ाई ने सीधे तौर पर एक आकाशगंगा को नष्ट कर दिया था। अंत में पान तियान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक हाथ कट गया। सामान्य परिस्थितियों में यदि उन्होंने फॉर्चून डिवाइन कैपिटल पर हमला किया होता तो लोग दुख और पीड़ा की खाई में गिर जाते। यहां तक कि स्वर्गीय आदरणीयों का गिरना भी बच्चों का खेल होगा। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सब कुछ जल्दी जल्दी आया और चला गया, जिससे कई लोग भ्रमित हो गए। हालांकि ये भी एक तथ्य था कि हताहतों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी। ये कोई सामान्य जीवित प्राणी नहीं थे, बल्कि दावपुष्टि क्षेत्र विशेषज्ञ और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। जहां तक सामान्य जीवित प्राणियों की बात है, उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। इसके अलावा ये केवल एक छोटी सी घेराबंदी थी। इस समय कुछ जानकार लोगों को आखिरकार समझ में आ गया कि विदेशी दुनिया और फॉर्चून डिवाइन राजवंश के बीच कई अभियान होने के बावजूद फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने हमेशा संयम क्यों बरता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार वास्तविक युद्ध छिड़ गया तो हताहतों की संख्या विनाशकारी होगी। उस समय ये सिर्फ 10 लाख नहीं, बल्कि दसियों लाख या यहां तक कि करोड़ों शीर्ष विशेषज्ञ गिरेंगे। ऐसा नुकसान कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। आखिरकार ये प्राचीन काल का अराजक युग नहीं था।
उस समय चाहे वे लड़ सके या नहीं, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। और अब फॉर्च्यून दिव्य राजवंश फॉर्च्यून विश्व के केंद्र में था। रहने की जगह के साथ स्वाभाविक रूप से उनके मन में पहले की तरह अपनी जान जोखिम में डालने का विचार नहीं आया। हालांकि जिस बात ने कई जानकार लोगों को डर से कांप दिया, वह ये थी कि भले ही विदेशी दुनिया के प्राणियों ने फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल पर सीधे आक्रमण किया था, लेकिन फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के प्रत्यक्ष अधीनस्थों के अलावा एक भी सुदृढ़ीकरण नहीं था। ये अपने आप में बहुत अजीब था। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के क्षेत्रों के बीच की दूरी को देखते हुए मुख्य सेनाओं का बाद में पहुंचना सामान्य था। हालांकि शीर्ष विशेषज्ञों का आना कुछ ही मिनटों की बात थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में ट्रांसमिशन एरे थे। जब तक कोई एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार था, दूरी कोई समस्या नहीं थी। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में सभी ट्रांसमिशन सरणियों के बिना, भले ही विभिन्न स्वर्गीय आदरणीय सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली थे, उनके लिए वास्तव में इस विशाल भूमि को नियंत्रित करना असंभव होगा। ये बिल्कुल असंभव था। बहुत से लोगों ने इस बारे में गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं की कि इसका क्या मतलब है। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश ने न केवल अपनी अत्याचारी ताकत से, बल्कि इस तथ्य से भी दुनिया पर शासन किया कि उसके शासन के तहत ताकतें उसके आदेशों का पालन करती थीं। यहाँ तक कि फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के शासन के तहत शक्तिशाली ताकतों और सुपर संप्रदायों ने भी अपने शिष्यों को विभिन्न विभागों और स्थानों में सेवा करने के लिए भेजा था। ये कहा जा सकता है कि वे फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गए थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और साथ ही एक दूसरे को रोक भी रहे थे। हालांकि बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते थे कि ये शक्तिशाली ताकतें, सुपर संप्रदाय और अन्य स्थानीय टाइकून फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के महत्वपूर्ण सहायक थे। दूसरी ओर, यदि उन्होंने फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश को धोखा दिया, तो एक पल में उन पर अराजकता छा जाएगी। वर्तमान फॉर्च्यून दिव्य राजवंश में मानव जीवन घास से अलग नहीं था, लेकिन एक बार अराजकता की दुनिया छिड़ गई, तो मानव जीवन घास से भी कम हो जाएगा। ये केवल हताहतों की सूची में एक संख्या होगी, और कोई उचित नाम भी नहीं होगा। वर्तमान फॉर्च्यून दिव्य राजवंश में मानव जीवन घास से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक बार अराजकता की दुनिया छिड़ गई, मानव जीवन घास से भी कम था। ये केवल हताहतों की सूची में एक संख्या होगी, और कोई उचित नाम भी नहीं होगा। वह कितना भयानक था। कई लोगों ने इससे बचने की पूरी कोशिश की। एक बार ऐसा हुआ, तो पूरा फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश अराजक दृश्य में लौट आएगा। फॉर्च्यून वर्ल्ड कई साल पहले प्रत्येक जीवित प्राणी एक अनिश्चित स्थिति में था, और यहाँ तक कि शीर्ष 10 सेनाएं भी तनाव में थीं, जैसे कि उन्हें किसी भी समय नष्ट किया जा सकता हो। उस समय कोई नियम नहीं थे। सभी नियमों को एक वाक्य में संक्षेपित किया गया था, जिसकी मुट्ठी मजबूत होगी वो सबसे मजबूत होगा, और मजबूत सब कुछ खा जाएगा। फॉर्च्यून डिवाइन मोनार्क की उपस्थिति ने ऐसी अराजक दुनिया को खत्म कर दिया और नियमों को स्थापित किया, जिससे विभिन्न ताकतों को पुनरुत्पादन और जीने का मौका मिला। ये जानते हुए कि कल नहीं होगा, डर से कांपने की कोई जरूरत नहीं थी। कई लोगों की नज़र में, चूंकि फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश ने विदेशी प्राणियों की सेना को खदेड़ दिया था, अगला कदम फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के आंतरिक मामलों को पुनर्गठित करना था। इस बार सभी सेनाओं ने सामूहिक रूप से फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल के आदेश का विरोध किया और कोई सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा। यह उनके रवैये का स्पष्ट संकेत था। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश की सामान्य अडिग शैली के अनुसार, वे संभवतः उन सभी को उखाड़ फेंकेंगे। अतीत में सबसे गंभीर समय में एक भी मजबूत सेना का उन्मूलन पहले से ही एक पृथ्वी बिखरने वाला मामला था, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोग हताहत हुए थे। मौजूदा शीर्ष 10 ताकतें प्राचीन काल से मौजूद नहीं थीं, खासकर शुरुआती फॉर्च्यून गॉड राजवंश के युग के दौरान। ऐसे कई लोग थे जो वर्तमान शीर्ष 10 सेनाओं से असंतुष्ट थे, और फॉर्च्यून हेवनली मोनार्क के जाने के बाद कई लोगों को एक कदम उठाने का प्रलोभन हुआ। शीर्ष 10 सेनाओं और महासंप्रदायों के लोगों की कोई कमी नहीं थी। आदेशों का पालन करने वाली इन बेचैन ताकतों का सामना करते हुए,
उस समय से फॉर्चून डिवाइन राजवंश का केवल एक ही दृष्टिकोण था, और वह था उन्हें नष्ट करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग शामिल थे या सेनाएं कितनी शक्तिशाली थी, उन सभी को नष्ट करना पड़ा। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की स्थापना के बाद से तथाकथित शीर्ष 10 ताकतों और सुपर बलों ने लहर के बाद लहर बदल दी थी, और एकमात्र बल जो गिर नहीं गया था वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश की केंद्रीय शक्ति थी। ठीक इसी वजह से फॉर्चून डिवाइन राजवंश का शासन माउंट ताई की तरह स्थिर था, क्योंकि किसी ने भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। केंद्रीय बल के खिलाफ जाने के लिए विदेशी प्राणियों के साथ सेना में शामिल होने का तो जिक्र ही नहीं किया। ये सीधे तौर पर एक बड़ा अपराध था। यदि यह सामान्य समय के दौरान होता, तो फॉर्चून डिवाइन राजवंश इसमें शामिल होने पर एक कबीले या संप्रदाय को नष्ट कर देता। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि वर्तमान स्थिति समझ से परे थी, क्योंकि इसमें केवल एक संप्रदाय या कबीला शामिल नहीं था, बल्कि स्वर्ग के नीचे की सभी प्रसिद्ध ताकतें और महाशक्तियां भी इसमें शामिल हो गई थीं। इसके पीछे क्या वजह थी उन्हें नहीं पता। उन्होंने केवल केंद्रीय बल के विरुद्ध विभिन्न बलों की कार्रवाइयों को देखा और स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेषज्ञ या सेना भी नहीं भेजी। दूसरे शब्दों में, इस बार ये स्पष्ट था कि वे केंद्रीय बल के खिलाफ जाने वाले थे, और उन्हें केंद्रीय बल को पता चलने का भी डर नहीं था। दूसरे शब्दों में, वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश को अपना दृष्टिकोण बताना चाहते थे। केंद्रीय बल को धमकी देने का क्या मतलब था? शुरू से अंत तक इस मामले में कुछ अजीब सा था। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल द्वारा फॉर्चून कैश ओरिजिन ग्रैंड एरे के अचानक सक्रिय होने से लेकर फॉर्चून डिवाइन कैपिटल पर विदेशी ताकतों के अचानक हमले तक, और फिर फॉर्चून डिवाइन राजवंश की केंद्रीय शक्ति के खिलाफ विभिन्न ताकतों के प्रतिरोध तक, वे स्थिति को समझ ही नहीं सके। क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच अराजकता आ रही हो? बहुत से लोग डरे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश क्या करेगा। यदि ये केवल एक संप्रदाय या एक जाति होती, या यहाँ तक कि शीर्ष 10 ताकतें भी एक साथ विद्रोह करती, तो वे शायद फॉर्चून डिवाइन राजवंश को हराने में सक्षम नहीं होते। प्राचीन काल से ही इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, लेकिन उन सभी को फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने दबा दिया था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की नींव के सामने केवल मौत ही उन लोगों का इंतजार कर रही थी जिन्होंने विरोध करने का साहस किया। लेकिन अब पूरी दुनिया चुपचाप केंद्रीय बल का सामना कर रही थी। क्या फॉर्चून डिवाइन राजवंश शत्रुतापूर्ण हो जाएगा और उन्हें मार डालेगा? बहुत से लोग उत्सुकता से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें डर था कि वे गलती से फॉर्चून डिवाइन राजवंश द्वारा विभिन्न ताकतों को नष्ट करने के लिए सेना जुटाने की खबर सुन लेंगे। जबकि वे डर से कांप रहे थे, बड़े शॉट कौन जानता था इस बात की वजह आईने की तरह साफ थी। ये मामला यहीं खत्म हो गया। फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने समझौता कर लिया था। यदि उन्होंने समझौता नहीं किया होता, तो पेन तियान तियान का केवल एक हाथ ही नहीं काटा गया होता, बल्कि उसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया गया होता। उस समय यह संभव था कि स्वर्गीय आदरणीय नान अकेले पेन तियान संप्रभु को इस हद तक दबा सकते थे कि वह सांस भी नहीं ले सकते थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य स्वर्गीय पूज्य भी फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में मौजूद थे। यदि वे वास्तव में उससे निपटना चाहते, तो पेन तियान संप्रभु पंख उगने पर भी बच नहीं पाएगा। चूंकि पेन तियान 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 बिना किसी नुकसान के पीछे हट गया था, इसका मतलब था कि फॉर्चून दिव्य राजवंश ने दुनिया के स्वर्गीय आदरणीय लोगों से एक वादा किया था और रियायत दी थी। यह मामला खत्म माना जा सकता है। यह देखकर कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने अंततः रियायत दे दी है, विभिन्न ताकतों और संप्रदायों ने जो गुप्त रूप से इस योजना की साजिश रच रहे थे, अंततः राहत की सांस ली। वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश के खिलाफ जाने के बारे में चिंतित कैसे नहीं हो सकते थे? वे बहुत ताकतवर थे, लेकिन इसी वजह से फॉर्चून डिवाइन राजवंश का आतंक उजागर हुआ था। उनके कई कुलों और संप्रदायों के शिष्य फॉर्चून डिवाइन राजवंश में शामिल हो गए थे, इसलिए वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश की ताकत से अच्छी तरह परिचित थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश फॉर्चून वर्ल्ड में रेंगने वाला एक विशाल जानवर था। यदि फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने समझौता करने से इनकार कर दिया,
तो यह एक अति अराजक युग का आगमन होगा। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, फिर भी वे ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे फॉर्चून दिव्य राजवंश को हरा सकते हैं। यदि वे सावधान न होते तो उनका सर्वनाश हो जाता। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उन्हें एक गतिरोध में मजबूर किया गया था और अच्छे भाग्य की कुंजी प्राप्त करने पर जोर दिया गया था, तो उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता। उनकी जाति का भविष्य और नियति महत्वपूर्ण थी, और उनकी खेती भी महत्वपूर्ण थी। दोनों अविभाज्य थे। यदि वे सचमुच लड़ते, तो उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं होती। सौभाग्य से फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने इस बार रियायत दी थी। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि इस मामले ने फॉर्चून डिवाइन राजवंश को पहले से ही सतर्क कर दिया था। चूंकि ये लोग एक बार फॉर्चून डिवाइन राजवंश का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो सकते थे, इसलिए ये गारंटी देना कठिन था कि वे ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हालांकि हर कोई जानता था कि इसके दोबारा घटित होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि ऐसा कोई अन्य मामला खोजना असंभव था जो इतने सारे स्वर्गीय आदरणीयों को पागल कर सके और एक साथ मिल सके। लेकिन फॉर्चून डिवाइन राजवंश की अडिग शैली के साथ, उन्हें भविष्य में अनिवार्य रूप से दमन का सामना करना पड़ेगा। यह अपरिहार्य था, लेकिन इस मामले की उन्हें कीमत भी यही चुकानी पड़ी। लड़ाई की सबसे खराब स्थिति की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। अधिक से अधिक, उन्हें फॉर्चून डिवाइन राजवंश की सतर्कता को कम करने के लिए अनगिनत वर्षों तक चुप रहना होगा। इस समय जुवान युआन के आयामी स्थान में ये जिवेन, जो बैठे थे और जुवान युआन के साथ दाव पर चर्चा कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, यह मामला आखिरकार खत्म हो गया है। थोड़ी देर के बाद हुआन युआन को खबर मिली और उसने कहा, यह कार्य आखिरकार खत्म हो गया है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।